हेलो फ्रेंड्स, एनएसटी टेक इन्फो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सेट 4 का फुल डिस्कशन के साथ देखेंगे जो कि इस बार के रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और एक क्वेश्चन से और कौन कौन से क्वेश्चन बनकर एग्जामों में पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? जंतुओं का बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा है। ठीक, तो आर्थ्रोपोडा क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। क्या होता है? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होता है। ठीक, और इन्हें जो है कि कीटों वाला संघ भी कहते हैं। ठीक, इसका पूरा शरीर 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक, चलिए हम लोग इमेज में देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स, जो इमेज में आपको देखने को मिल रहा है, जैसे जिसमें बिच्छू दिखाया गया है, कुछ केकड़े, तितली और जो है कि ये संगपात जो होता है जिसे हम लोग देहातों में इसे हम लोग गोजर भी कहते हैं। तो ये सब जितने भी आपको देखने को मिलते हैं ये कीट के अंतर्गत आते हैं, या आप इसे आर्थ्रोपोडा समूह के मतलब आर्थ्रोपोडा समूह में आप इसे कह सकते हैं कि ये सारे जो कीटे हैं आर्थ्रोपोडा समूह में आते हैं। ठीक, जैसा कि हमने बताया था कि इसके जो है कि 3 भाग होते हैं। तो देखिए कौन कौन से हम बताए थे। देखिए चित्र में देखिए, ये से बिच्छू है तो इस भाग को हम लोग कहते हैं सिर। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक के भाग को कहते हैं वक्ष। ठीक, और ये जो पीछे का भाग है इसे हम लोग कहते हैं गुहा। ठीक, सिर, ये वक्ष और ये गुहा कहलाता है। इसके शरीर के चारों ओर खोल जैसी रचना होती है। ये जो है खोल जैसी रचना होती है, चाहे आप इसका भी देख सकते हैं खोल, जो कि इसको सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी चीज़ों से। ठीक, चलिए, तो ये था आर्थ्रोपोडा जगत के जंतु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फ्रेंड्स कि नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेकाइमा उत्तक द्वारा बना होता है। फ्रेंड्स, ये प्लांट उत्तक मतलब पौधों का उत्तक चैप्टर से है। ठीक है, और यहाँ से रेलवे में हर शिफ्ट में एग्जाम आपको देखने को मिला है, चाहे वो पूछ दिया हो स्क्लेरेकाइमा के बारे में या पेनेरेकाइमा के बारे में या क्लोनेकाइमा के बारे में। हर शिफ्ट में रेलवे के किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ठीक, इस बार का जो रेलवे एग्जाम गया है खासकर। ठीक, चलिए चलते हैं, पहले समझते हैं कि स्क्लेरेकाइमा क्या होता है। तो स्क्लेरेकाइमा फ्रेंड्स ये जो होता है एक दृढ़ मतलब एक सुरक्षा कवच की भांति काम करता है। तो फ्रेंड्स, पहला चित्र ये आपको देखने को मिल रहा है दृढ़ उत्तक, जिसे हम लोग स्क्लेरेकाइमा कहते हैं। ठीक, इसी से क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। तो स्क्लेरेकाइमा जो होता है ये एक दृढ़ उत्तक होता है। ठीक, यह पौधों में पाए जाने वाला उत्तक होता है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? पौधों को यांत्रिक सहायता देना। ठीक, दूसरा पौधों के आंतरिक भाग व बाहरी भाग को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो नारियल ले लीजिए। नारियल को आप देखेंगे तो ऊपर का खोल क्या होता है? कठोर होता है, जो कि और अंदर का मुलायम होता है। तो ये क्या करता है? पौधों के आंतरिक और बाहरी भाग को सुरक्षा प्रदान करता है ऊपर का खोल। तो उसको आप स्क्लेरेकाइमा समझ सकते हैं कि वो बाहरी भाग क्या है? स्क्लेरेकाइमा का भाग है। ठीक, तो ये था स्क्लेरेकाइमा, जहाँ से क्वेश्चन पूछा था। स्क्लेरेकाइमा या दृढ़ उत्तक के बाद फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं दूसरा इमेज की तरफ, जो कि है स्थूल कोण उत्तक, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लोनेकाइमा। ठीक, इस बार के एग्जाम में यहाँ से पूछ दिया था कि इस जो कि क्लोनेकाइमा की दीवार जो है किसकी बनी होती है, कोशिका की दीवार किसकी बनी होती है। तो जानिए मतलब याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो इसकी दीवार होती है किसकी बनी होती है? लिग्नन की बनी होती है। ठीक, जो कि पूछा गया था इस बार, लिग्नन की बनी होती है किसकी? क्लोनेकाइमा की दीवार। ठीक, अब चलते हैं तीसरा इमेज की और वो है मृदु उत्तक। मृदु उत्तक पेनेरेकाइमा। ठीक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेनेरेकाइमा। इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार के एग्जाम में इंग्लिश वर्ड से ही पूछा है कि क्लोनेकाइमा क्या होता है, स्क्लेरेकाइमा क्या होता है और पेनेरेकाइमा क्या होता है, इसलिए इंग्लिश विशेष याद रखिएगा इन वर्डों का। ठीक, तो जो कि मृदु उत्तक होता है फ्रेंड्स, इसका मुख्य कार्य जो होता है वो पौधों की संरक्षण करता है एवं पत्तियों में भोजन निर्माण करता है। ठीक, पौधों को संरक्षण एवं पत्तियों में भोजन निर्माण करता है। ठीक, तो ये 3 उत्तक थे जिससे क्वेश्चन आए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। फ्रेंड्स, जो कि ऊष्माक्षेपी की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया तापमान के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, जिससे पहले को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी। ठीक, तो ऊष्मा
क्षेपी अभिक्रिया को देखते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है। ठीक, रासायनिक समीकरण की बात करें तो CH4 प्लस O2 मतलब मीथेन प्राकृतिक गैस का जब हम लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें CO2 गैस प्लस 2H2O जल प्लस ऊष्मा बाहर निकलता है। ठीक, और दूसरा ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी जो होता है फ्रेंड्स, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की या प्रकाश की या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा हीट करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पानी में एक अम्ल का क्षार का विलयन करने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, पहले मैंने सभी समीकरण के द्वारा समझा दिया था। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। अब देखिए अक्रिय गैस आवर्त सारणी में और कौन कौन से वर्ग को कौन कौन सा मतलब परिवार को क्या क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक, जैसे वर्ग 1 को देखा जाए तो वर्ग 1 को क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक, वर्ग 1 क्षारीय धातु, वर्ग 2 इसी प्रकार क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 13 को क्या बोलते हैं, बोरान परिवार के तत्व, वर्ग 14 को कार्बन परिवार के तत्व, वर्ग 17 को हैलोजन परिवार के तत्व, वर्ग 18 को अक्रिय गैस। ठीक, तो ये इमेज में अगर देख लिए हैं आवर्त सारणी में वर्ग 1 जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं क्षारीय धातु जैसा कि बताया गया था, और वर्ग 2 इसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक, वर्ग 13 इसे कहते हैं बोरान परिवार का तत्व। ठीक, वर्ग 14 जिसे कहते हैं कार्बन परिवार का तत्व। ठीक, वर्ग 17 जिसे कहते हैं हैलोजन परिवार का तत्व, वर्ग 18 जिसे कहते हैं अक्रिय गैस परिवार का तत्व। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 नाभिकीय संलयन के बारे में पूछा गया है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। ठीक, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक, तो सबसे पहले नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करता है तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक, नाभिकीय संलयन के आधार पर हाइड्रोजन बम भी कार्य करता है। ठीक, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, और 4 हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के संलयन से 2 हीलियम परमाणु के बड़े नाभिक पॉजिट्रॉन और ऊर्जा बाहर निकलते हैं। ठीक, जैसे 1H1 प्लस 2He4 प्लस 2 पॉजिट्रॉन प्लस ऊर्जा, ये रासायनिक अभिक्रिया नाभिकीय संलयन के दौरान होता है। ठीक, अब आते हैं नाभिकीय विखंडन क्या होता है। वह अभिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक 2 लगभग बराबर नाभिक में टूट जाता है जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक, इस अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टी कार्य करती है। परमाणु भट्टी वगैरह किस पे काम करती है, नाभिकीय विखंडन पे, जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है। और उसमें किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। और नाभिकीय संलयन का बात करेगा तो उसका एग्जाम्पल जैसे सूर्य हो जाएगा। ठीक, और हाइड्रोजन बम, ये 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम और सूर्य नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है, जबकि नाभिकीय विखंडन पे परमाणु भट्टी वगैरह जो होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वंशानुक्रम की इकाई क्या है, जीन है। ठीक, तो वंशानुक्रम नामक विशाल अणु का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो प्रोटीन के निर्माण का संचालन करता है, या आप कह सकते हैं गुणसूत्रों पर स्थिर डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म रचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है, उसे जीन कहते हैं। जैसे
बेटा का या पुत्र का कुछ लक्षण जो है पिताजी से मिलता जुलता है। ठीक, उसी प्रकार अगर डीएनए से और क्या पूछता है, जैसे डीएनए का फुल फॉर्म पूछता है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है वो अणुओं का एक समूह है, डीऑक्सराइबो डीएनए का एक समूह है जो माता पिता से आनुवंशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरण का कार्य करता है। ठीक, और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, वो वैज्ञानिक का नाम था वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने खोज किया था डीएनए का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड्स, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखी थी। ठीक, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो नामक पुस्तक थी डार्विन ने लिखी थी। ठीक, अब डार्विन के बारे में देख लेते, डार्विन ने क्या क्या उनका सिद्धांत क्या था। ठीक, तो डार्विन जो थे उन्होंने बताया कि प्रकृति में जो क्रमिक परिवर्तन होता है, प्रकृति में जो भी होता है वो क्रमिक परिवर्तन होता है। उनका मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक हैं, हर प्रजाति चाहे वो पेड़ ही हो या जानवर या मानव, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं और अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालते हैं, और जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो डायनासोर। ठीक, तो ये डार्विन का सिद्धांत था। ठीक, और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेमार्क। तो लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया था उसको भी देख लेते हैं। तो लेमार्क जो थे उन्होंने उपार्जित अंग का सिद्धांत दिया जो पूरी तरीके से गलत था। इनका कहना था कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, लेकिन पेड़ के पत्ते को खाते खाते अपने गर्दन को ऊपर करने का प्रयास बार बार किए, जिसके कारण उनका गर्दन लंबा हो गया। मतलब आने वाली जो संतान जिराफ का हुआ उनका गर्दन थोड़ा सा लंबा हुआ। मतलब जिस अंग का प्रयोग जितना ज़्यादा बार किया जाएगा वो अंग उतना विकसित हो जाएगा, जो कि इनका सिद्धांत लेमार्क साहब का गलत हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। ठीक, प्रोपेन का होता है। तो प्रोपेन के अलावा और कौन से रासायनिक सूत्र जो आते हैं, तो मेथेन का क्या होता है, CH4 होता है। एथेन का क्या होता है, C2H6 होता है। इसी प्रकार ब्यूटेन का क्या होता है, C4H8 होता है। ठीक, और भी रासायनिक सूत्र देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए इमेज में देखते हैं। चूना पत्थर। ठीक, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ठीक, सुहागा बोरेक्स Na2P4O7 10H2O। फिटकरी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ठीक, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट CuSO4 का होल ट्वाइस 2H2O। इसी प्रकार नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। इसे सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे रासायनिक सूत्र हैं। गैस की मात्रा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम जो है बॉयल का नियम है। बॉयल का नियम है। ठीक, बॉयल का नियम को बढ़िया से जानते हैं। बॉयल का नियम क्या था, किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये बॉयल का नियम था। इसमें क्या होता था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। ठीक, जिसमें
टी क्या होता था? टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। ठीक, अब चलते हैं जो पूछा जाता है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम में क्या था फ्रेंड्स? चार्ल्स के नियम में प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक, प्रेशर कांस्टेंट होता है। नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक, जिसमें चार्ल्स का नियम क्या था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और P क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक, और तीसरा नियम जो है जिसे कहते हैं गेलू-शॉक का नियम या गैलूशेक का नियम। किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप का समानुपाती होता है। गेलूशॉक के नियम में क्या था? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये गेलूशॉक का नियम था जिसमें आयतन वैल्यू कांस्टेंट होता था। ठीक, तो ये 3 नियम थे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है फ्रेंड्स? कि गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ठीक, इसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ठीक, स्थिति ऊर्जा का उदाहरण पूछा जाता है। ठीक, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। जैसे स्प्रिंग जब तना हुआ होता है, बांध में भंडारित पानी, चाबी वाली घड़ी या खिलौना, तना हुआ धनुष, ये सारे स्थिति ऊर्जा के एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है। अब यांत्रिक ऊर्जा भी देख लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग होता है। इसके भी उदाहरण पूछे जाते हैं। जैसे छत पर दौड़ता लड़का, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर या प्लेन, ट्रेन या बस में बैठा व्यक्ति, यह यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा होता है। इसका रासायनिक सूत्र हमने बताया था NaHCO3 होता है। ठीक, इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है, और इसका प्रयोग डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा और कहीं कहीं कांच के बर्तन बनाने में करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में केवल 7 तत्व हैं। ठीक, चलिए इसे इमेज में देखते हैं। 7 तत्व गिन के दिखाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 1 और वर्ग 18 में 7 तत्व होते हैं। वर्ग 1 और वर्ग 18 में 7 तत्व होते हैं, और वर्ग 2 में 2 के बाद वर्ग 13, 14, 15, 16 और 17 में 6 तत्व होते हैं, और बाकी सब में 4 तत्व होते हैं। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। अब आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसका आविष्कार मोज़ले साहब ने किए थे, और तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाए थे। ठीक, जिसमें 7 आवर्त, वर्ग 18 और तत्वों की कुल संख्या 118 थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब किसी भी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण अवरक्त होती हैं। अवरक्त किरण होती क्या है? अवरक्त किरण वह किरण होती हैं जो एक प्रकार का माना जाए तो विद्युत चुंबकीय किरण की तरह व्यवहार करता है या होता है। अवरक्त किरण की तरंगदैर्घ्य दृश्य किरण से अधिक होती है। ठीक, इसका उपयोग खासकर टीवी वाले रिमोट में, कुहासे में
धुआं में जैसे फोटोग्राफी, फ़ोटो वगैरह लेने के लिए अवरक्त किरण का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो विकिरण क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। इसमें ऊष्मा का संचरण बिना माध्यम का होता है। ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि विकिरण विधि है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि से ही पहुंचता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति का तीसरा नियम पर आधारित है। ठीक, न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए थे। ठीक, पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, जिसमें पहला नियम क्या था, अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगा, अगर वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, जब तक भी उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक, जैसे चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगने पर आदमी आगे की ओर झुक जाता है, यह न्यूटन का प्रथम नियम का एग्जाम्पल। ठीक, दूसरा नियम क्या था न्यूटन का, किसी भी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। F = m × a, F बराबर m में। जब कोई, जैसे एग्जाम्पल, जब कोई क्रिकेटर जो होता है, जब किसी बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। न्यूटन के दूसरे नियम से ही बल का सूत्र प्राप्त होता है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हमारा ये छोटी सी मेहनत फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हम और सारे भी वीडियो लाएं आप लोग के सहयोग में। ठीक, थैंक यू सो मच सर।